तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आज सिंगल आर्टिकल करेंगे तो इतना याद कर सकते हो उसे, ठीक है। कुछ नॉन ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे रखे हैं, लेट A1 A2 A3 AN are non-zero vectors ये कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं। अब यहां पे कुछ स्केलर्स दिए जाएंगे, लेट से x1 x2 x3, ये कुछ स्केलर्स हैं, कांस्टेंट हैं। अब इन स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम ये वेक्टर्स लिख लो। और इसको जीरो कर लो। हाँ भाई, इतना नोट करो। तो अब याद कर लो अच्छे से, अभी तुरंत। लीनियरली इंडिपेंडेंट में ये जितने भी स्केलर्स आते हैं वो जीरो आएंगे। ये चीज लास्ट टर्म पे एक्सप्लेन करी थी हमने 3 वेक्टर्स में। अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए बी सी मान लो, और इसका नेट में रिजल्टेंट जीरो है, एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नेट में रिजल्टेंट जीरो है, बताओ कब आएगा ये? जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड जीरो आए। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड जीरो आए, तब जाके ये जीरो आएगा। इसको तुरंत याद करो। लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो, और लीनियरली डिपेंडेंट में नॉट ऑल जीरोस। सारे जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो अगर कोशिश करो अभी याद करोगे तो याद हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे जीरो मतलब इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लीनियरली डिपेंडेंट में सारे जीरो नहीं है मतलब कुछ जीरो नहीं है, या सारे ही जीरो नहीं है मतलब इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो, और लीनियरली डिपेंडेंट में सारे जीरो नहीं होंगे। हाँ भाई, ध्यान से देखो, ये 3 वेक्टर्स हैं और हमें प्रूफ करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आएंगे तो देखते ही तुम आंसर ला सकते हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। इस तरह के क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए वेक्टर क्या है? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, साथ में करते चलो। सी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। अब करना यह है, आई कैप वाले कोएफिशिएंट अलग कर लो, जे कैप वाले अलग और के कैप वाले अलग। आई कैप में देखो x आ रहा है, प्लस 2y आ रहा है, प्लस 3z आ रहा है, ये आई कैप का कोएफिशिएंट है। जे कैप में अगर देखेंगे तो माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2z, ये जे कैप हो गया। के कैप में अगर देख रहे हो तो 2x माइनस 4y माइनस z के कैप इक्वल टू 0।
अच्छा गौर से देखना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर 0 आ रहा है। फिर से देखो, आई कैप जे कैप के कैप क्या होंगे? आई कैप जे कैप के कैप क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये 0 कब आएगा बताओ? ये तभी 0 आ सकता है जब एक्स वाई जेड सारे 0, मतलब आई कैप जे कैप के कैप सबके कोएफिशिएंट 0 हैं। इसका मतलब ये 0 तब आएगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 आए एंड ये भी 0 आए। और अगर देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट पढ़ा है, ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस इक्वेशन अगर सारे कांस्टेंट 0 हैं तो दैट इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, 0 0 0 एक्स वाई जेड सबको 0 रख दो, ये सॉल्यूशन आता ही आता है होमोजीनियस सिस्टम में। होमोजीनियस सिस्टम में एक्स वाई जेड सबको 0 रख दो, क्या 0 0 0 तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर सिर्फ 0 होने चाहिए। इसका मतलब x भी 0 आना चाहिए, y भी 0 आना चाहिए, z भी 0 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना, लीनियरली इंडिपेंडेंट में कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करा जाता है। याद करो, लीनियरली इंडिपेंडेंट में अगर जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो आता ही है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन तब आता है जब डेल्टा 0 होता है। जब डेल्टा क्या आता है? 0, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। और हमें 0 0 0 नहीं, सिर्फ 0 0 0 चाहिए, तो रट लो इसको जिन्होंने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है। क्या आना चाहिए? डेल्टा 0 नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ 0 0 0 चाहिए तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता क्या है? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो लिख दो। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट -3, -4, 2, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2, -4, -1। जरा कैलकुलेट करो, निकालो क्या आ रहा है। हाँ भाई, सभी लोग कैलकुलेट करके निकालो। ये 0 नहीं आएगा फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और याद रखना 0 आएगा फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ भाई, सो इट इज 74 जो कि 0 नहीं आ रहा है। इट मींस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। याद कर लो, लीनियरली इंडिपेंडेंट में कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है। और आज सिंगल आर्टिकल है तो यार याद होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट में कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आता है। और देखो जरा, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, पहली बार एक्सप्लेन कर दिया। जरा देखो कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 2 3। सीधा तुम ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, आई कैप के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में लिख दो। बताओ भाई, जे कैप के कोफिशिएंट -3, -4, 2, -3, -4, 2, के कैप कोफिशिएंट 2, -4, -1। क्या आगे के लिए याद रहेगा? सीधे सीधे आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट, के कैप के कोफिशिएंट लिख देंगे। सिर्फ इतना करना है तुम्हें, ये एक्सप्लेन नहीं करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में डेल्टा 0 नहीं आएगा और लीनियरली डिपेंडेंट में डेल्टा क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ भाई, तो अब चेक करना है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो क्या देखा हमने, लीनियरली इंडिपेंडेंट में डेल्टा 0 नहीं आएगा और लीनियरली डिपेंडेंट में डेल्टा 0 आना चाहिए। और डेल्टा के लिए क्या करना है? आई कैप के कोफिशिएंट जरा देखो, 1 2 -1, जे कैप के कोफिशिएंट 1 3 -2, के कैप के कोफिशिएंट 1 -1 2। जरा इसकी वैल्यू निकालो, क्या आ रही है सभी लोग? लीनियरली डिपेंडेंट है तो 0 आना चाहिए। निकाल के देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सभी लोग निकाल के देखें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अल्फा बीटा 2 अननोन है, मॉड सी। अच्छा, मॉड सी क्या होता है? सी वेक्टर है, सी वेक्टर है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू √3।
इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट, अभी तो हमें याद है, सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो हमें याद है डेल्टा जीरो, लेकिन हो सकता है क्योंकि कंफ्यूजिंग चीज है डेल्टा जीरो कि नॉन जीरो, तो प्योर कॉमन सेंस लगाओ, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ऐसा करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी, अगर डेल्टा जीरो करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगी, अदरवाइज कोई क्वेश्चन बनेगी ही नहीं। तो इस वजह से हमें डेल्टा क्या करना चाहिए, आई कैप के कोफिशिएंट लिख लो, जे कैप के कोफिशिएंट लिख लो, के कैप के कोफिशिएंट लिख लो, और इसको हमें जीरो बनाना है। सीधा सीधा एक्सपैंड कर लो R1 के लॉन्ग, या तुम चाहो सबट्रैक्ट कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करना चाहो। 1 3 बीटा -4 अल्फा, R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, -4, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, बीटा माइनस अल्फा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 4 - 3 इक्वल टू 0। 3 बीटा -4 अल्फा -4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो जरा, 4 बीटा कैंसिल, बीटा क्या 1 आ रहा है, देखो बीटा 1 आया तो अल्फा स्क्वायर 1 मतलब अल्फा प्लस माइनस 1, तो आ गया बीटा 1 एंड अल्फा प्लस माइनस 1। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एक ट्रायंगल है एबीसी, तो ठीक है कोई भी जनरल ट्रायंगल बना लो एबीसी। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया था पोजीशन वेक्टर से करो बेटर रहता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन समझो उस बात को। ओ ओरिजिन मान लेते हैं, ओ ए करो साथ में, कर लिया है फिर भी करो एक बार, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। अच्छा और आसान करना हो, ध्यान सुनना, करना भी इस काम को और आसान करना हो, एक वर्टेक्स को तुम ओरिजिन ही ले लो और आसान हो जाएगा, याद रहेगा। एक वर्टेक्स तुम ओरिजिन पे मान लो, ये ए वेक्टर है, ए पोजीशन वेक्टर बनाओ साथ में, दिस इज बी पोजीशन वेक्टर, दिस इज सी पोजीशन वेक्टर। देखो जरा AC, AC वेक्टर क्या होगा, ये होगा AC वेक्टर, कैसे लिखें, C माइनस ए, याद है, CB वेक्टर, CB वेक्टर B माइनस सी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। नीचे 5 आ रहा है, 5 को क्या तुम 2 + 3 लिख सकते हो, देखो 5 को क्या लिख सकते हैं 2 + 3। इसका मतलब ये लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला, ABC पे लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला। और अगर यार ABC पे सेक्शन फॉर्मूला लग गया तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, तब तो तीनों पॉइंट किसमें होंगे, कोलिनियर होंगे, लेकिन फिर भी ट्राइंगल बना दिया है। सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको ऐसे लिखना चाहिए 3:2, 2 × A प्लस 3 × B अपॉन 2 + 3। तो ABC कोलिनियर हो जाएंगे, एक लाइन पे हो जाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनेगा। और बाय द वे हमसे 2OA, OA कितना है, OB कितना है, ये बाय द वे 5C आ रहा है। और ये डेटा बाय द वे गलत है, लेकिन क्वेश्चन में अगर डेटा गलत है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, होने दो गलत। समझ में आ रही बात, उसको हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, यहां से सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, क्लियर है।
नाउ इन दिस क्वेश्चन ये डेटा दे रखा है और पूछा गया है कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है, इक्विलैटरल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये ऑप्शंस में दे रखे हैं, राइट एंगल, आइसोसेलेस, ठीक है। ट्रायंगल की ही बात हो रही तो इट मींस ट्रायंगल बन रहा होगा। और देखना जब भी ट्रायंगल की बात हो, ओरिजिन की बात हो, ध्यान सुनो, तुम कहीं पे भी ले सकते हो, जनरल है तो तुम ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर ले लो, और ट्रायंगल के अंदर लिया तो ये ओ ए पोजिशन वेक्टर, ये ओ बी पोजिशन वेक्टर बी, ओ सी, ठीक है। तुम ये ओरिजिन बाहर भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, ए पे ले सकते हो, ठीक है। ओ ए ओ, जरा देखना ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ए वेक्टर, तो ए ओ क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, एंड ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर, क्या एग्री हो, बी ओ वेक्टर क्या होगा, माइनस बी, और ओ सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एज्यूम करने से फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अब देखो यार, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है, ध्यान से देखना, b माइनस ए, बी माइनस ए, बी से ए घटा रहे हो तो क्या ये, देखो जरा, क्या ये ए बी वेक्टर आ जाएगा, बोलो, ये बताओ जरा, c माइनस बी, सी माइनस बी, बी सी वेक्टर आ जाएगा। दो वेक्टर सेम है, इट मींस उसकी डायरेक्शन, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब उसकी लेंथ बराबर है, और अगर लेंथ बराबर है इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चीजें यार आसान है, बस ये है कि फॉलो करो, पोजीशन वेक्टर लेके करते हो तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, जब भी बताया था क्यूब क्यूबॉइड की बात हो तो अपने रूम को कंसिडर करो, ध्यान से सुनना। रूम अगर देख रहे हो तो तीन एडजेसेंट फेस, ये तुम्हारी एक वॉल हो गई, एक ये फ्लोर हो गया, और ये सामने वाली वॉल, क्या ये तीन एडजेसेंट वॉल है, एक ये फ्लोर, एक ये वॉल और एक सामने वाली वॉल, ये तीन एडजेसेंट वॉल है। मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, याद रखना। एमकेएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन फोर्स का, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, वेक्टर हमें चाहिए, इट मींस हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के लिए हमने बताया था यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर। जरा इमेजिन करो, ये आई कैप ले लो, इसको जे कैप ले लो, और ऊपर ले लो के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ध्यान से देखना, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। थोड़ा विजुलाइज करना होगा इसमें, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये रूम है हमारा, और क्यूब है, इसका मतलब सबकी लेंथ 1 मान लेते हैं, सबकी लेंथ क्या मान लेते हैं, 1। हाँ भाई, इमेजिन करो जो बेस में फ्लोर पे आई कैप है और इधर क्या है, जे कैप है, तो ये जो डायगोनल बनेगा फ्लोर का वो आई प्लस जे बनेगा। क्या बनेगा, आई प्लस जे। फ्लोर का जो डायगोनल होगा U1 मान लेते हैं, वो आई कैप प्लस जे कैप बनेगा, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो √2 से। ये फ्लोर का डायगोनल हो गया, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, तो ये आई प्लस जे। स्क्वायर का डायगोनल पैरेललोग्राम, यार ये स्क्वायर पैरेललोग्राम ही तो है, डायगोनल क्या होता है, आई प्लस जे। अब इस वॉल पे आओ, सोचो जरा, सोचना है तुम्हें, आई कैप इधर है, के कैप इधर है, ये वॉल भी तो स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, आई प्लस के।
इस वॉल को देखो, ये जे कैप है और ये के कैप है, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप। पहला फोर्स है F1 मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। दूसरा फोर्स F2 मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड है 2, आई कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √2। तीसरा फोर्स F3 मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड है 3, जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √2। वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो सीधा सीधा ऐड कर दो। वन बाई √2 कॉमन ले लो, आई कैप 3 आई कैप, फिर 4 जे कैप, फिर 5 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ये फोर्स मान लेते हैं, आई थिंक ये 5 √2 आ जाएगा 50। 5 √2 डिवाइड बाई √2 5, चेक करो जरा, 5 √2 डिवाइड बाई √2 5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया ABCD एक पैरेललोग्राम है, करो जरा साथ में। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC और BD डायगोनल है, AC ये डायगोनल हो गया, BD ये डायगोनल हो गया। AC माइनस BD पूछा गया है और ऑप्शन सारे AB के टर्म में, ऑप्शन सारे AB के टर्म में है, ऑप्शन सारे AB के टर्म में है। ध्यान से देखो, देखो जरा, जो आसान मेथड है वैसे ही करते हैं हम लोग। जनरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सबसे आसान होगा किसी भी एक को ओरिजिन मान लो, तुम इसी को ओरिजिन मान लो, तो ये B पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये D पोजीशन वेक्टर हो गया, और AC वेक्टर ये C पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, तो ठीक है, C पोजीशन AC वेक्टर क्या C पोजीशन वेक्टर है, देखो जरा, और BD जरा देखना, ये पोजीशन वेक्टर है BD, देख रहे हो BD क्या आएगा, D का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आंसर B के टर्म में। पैरेललोग्राम की तो अभी कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम AB, क्या AB वेक्टर किसके बराबर होगा बताओ, AB वेक्टर क्या DC वेक्टर के बराबर है, और बताओ जरा AD वेक्टर क्या किसके बराबर है, AD वेक्टर BC वेक्टर के बराबर है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। अब बताओ जरा AB वेक्टर है क्या, AB वेक्टर है B वेक्टर, AB वेक्टर क्या है B वेक्टर। DC वेक्टर जरा बताओ, DC C माइनस डी, C की तरफ जा रहा है तो दैट इज C माइनस डी। जरा AD वेक्टर क्या है, D वेक्टर। BC वेक्टर जरा बताओ, BC C माइनस B। हाँ भाई चेक करो,
हमें जो भी आंसर चाहिए वो ए बी के टर्म में चाहिए, और ए बी वेक्टर है क्या, ध्यान सुनो, ए बी वेक्टर क्या है, बी। तो तुम सी और डी की वैल्यू एलिमिनेट करके बी के टर्म में ले आओ, सी और डी की वैल्यू एलिमिनेट करके किसके टर्म में ले आओ, तो सी माइनस डी तो वैसे बी दे ही रखा है, क्यों भाई, सी माइनस डी क्या दे रखा है, बी। तो ये हो गया 2b वेक्टर, और b वेक्टर है क्या, ए बी वेक्टर, b वेक्टर है क्या, ए बी वेक्टर, चेक करो, b इज ए बी वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है, 55 में बोला गया है द वेक्टर b एंड c, दो वेक्टर हैं b और c, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जरा देखना, ये बात वैसे पहले भी कर चुके हैं, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वेस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, नॉर्थ की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, साउथ की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। अब एक वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ध्यान से देखो और दोबारा करना, दूसरा वेक्टर है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डी बताना है विच इज सी माइनस बी, डायरेक्शन नहीं बताना है और मैग्नीट्यूड बताना, ठीक है। देखो जरा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसके बीचों बीच आएगा, नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो वेक्टर डायरेक्शन ही चाहिए, इट मींस यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसे निकालें नॉर्थ ईस्ट का यूनिट वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। फिर नॉर्थ वेस्ट का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये नॉर्थ वेस्ट का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, डायरेक्शन हमने निकाल लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4, और किधर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 नॉर्थ वेस्ट मल्टीप्लाई कर दो, डी जरा निकालो सी माइनस बी करके, मेरे ख्याल से इसका मैग्नीट्यूड तो 4√2 आएगा, और डायरेक्शन देखो जरा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में, माइनस आई कैप किधर है, वेस्ट में, तो डायरेक्शन इसका वेस्ट में है, चेक करो कैलकुलेशन, डायरेक्शन वेस्ट में है, हाँ भाई ध्यान से देखो, याद हो अगर एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या बताई थी, लैम्डा टाइम्स ए अपॉन मॉड ए, साथ में करो, प्लस बी अपॉन मॉड बी। तो इसका ए और बी एंगल का बाइसेक्टर बताना है, मान लेते हैं सी है जो कि है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालो 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल से नीचे 3 आ रहा है, देखो, सो इट इज लैम्डा बाई 3, ये 3i, ये क्या हो जाएगा माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है मॉड सी, इसका भी मॉड ले लो, बाहर जो लिखा है ध्यान से देखो, और इसका मॉड क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड सी क्या दे रखा है 2,
6 बाय रूट 10 और मॉड है तो मॉड रिमूव करने पे प्लस माइनस साइन आता है 3 रूट 2 बाय रूट 5। देखो ऐसा कोई आंसर आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर ये इसलिए करा रहे हैं कि रिवाइज हो जाए, याद हो जाए हमेशा के लिए। हाँ भाई इसको अच्छे से समझते हैं। ए बी सी 3 कैसे वेक्टर दे रखे हैं नॉन कोप्लेनर, जरा सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कोप्लेनर पता है ना कैसे थे, लाइक समथिंग इस तरह से नॉन कोप्लेनर थे। इसी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं, हाँ भाई 3 वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो उनमें से कोई भी 2 पैरेलल नहीं हो सकते। अगर पैरेलल हो गए तो देखो इफेक्टिवली 2 ही वेक्टर बचे तो एक प्लेन में आ जाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो कोई भी 2 पैरेलल नहीं हो सकते, बिकॉज पैरेलल हो गए तो देखो एक ही प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ये बात कंक्लूड होती है कि कोई भी दो का पेयर कोलिनियर नहीं हो सकता। कोलिनियर मतलब पैरेलल। कोई भी 2 क्या नहीं हो सकते, कोलिनियर नहीं हो सकते, मतलब पैरेलल नहीं हो सकते। ये पॉइंट याद रखना, इस पे बेस यार बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ABC मेन फंडा ये है, आर नॉन कोप्लेनर, जानबूझ के दिया गया है। इट मींस कोई भी 2 पैरेलल नहीं हो सकते। A प्लस बी प्लस सी अल्फा डी है, बी प्लस सी प्लस डी बीटा ए है, तो ठीक है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। बी प्लस सी की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, वहां से उठा रहे हैं बीटा ए माइनस डी अल्फा डी। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ए और डी पैरेलल हो सकते हैं? यार स्केलर से अगर डिफर कर रहे हैं इसका मतलब ये बता रहा है कि ए और डी पैरेलल है। ए और डी पैरेलल हो ही नहीं सकते। अच्छा ए बी सी डी बोला गया होगा, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, जैसे ए बी सी डी होगा, यहाँ पे डी भी होगा। तो ए और डी पैरेलल नहीं हो सकते, कोई भी 2 पैरेलल नहीं हो सकते, और कोई भी 2 पैरेलल नहीं हो सकते तो ये तभी हो सकता है जब बीटा प्लस 1 भी 0 आए, अल्फा प्लस 1 भी 0 आए। इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों -1 आए। जब रख दो यहाँ अल्फा को 1 रखो, सॉरी -1 रखो, तो मेरे ख्याल से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये याद रखना कंसेप्ट। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2, तो उसका जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है। ये बात कर चुके थे हम लोग। रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस। और यहां पे एक फॉर्मूला और करा था हम लोगों ने, ये जो रिजल्टेंट है वो F1 से कितना एंगल बना रहा है, लेट से अल्फा। याद करो ये tan अल्फा क्या आ रहा था, F2 साइन थीटा अपॉन बोलो F1 प्लस F2
कॉस थीटा। इन दो फॉर्मुलों पे बेस्ड अब आगे वाले क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट आ रहा है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 कॉस थीटा। हाँ भाई ध्यान से देखो और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करना अपने आप। 68 द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड द फोर्स दूसरा फोर्स है जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री विद द वर्टिकल। विद द वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस से अच्छा 60 डिग्री वाई एक्सिस से इधर भी इंक्लाइंड हो सकता है। क्यों भाई, ये एंगल 60 हो सकता है, इधर भी इंक्लाइंड हो सकता है 60 डिग्री से। The horizontal force and the force inclined at an angle 60 degree with the vertical whose resultant in vertical direction। इसका resultant vertical direction में है मतलब y axis के along है। इसका resultant vertical direction में है, ये resultant है। सोचो अगर resultant ये है तो force इधर ही तो लग रहा होगा, तभी तो resultant बीच में आएगा। resultant हमेशा बीच में आएगा ना। और रिजल्टेंट दे रखा है पी के जी। रिजल्टेंट का यूनिट दे रखा है पी के जी। ठीक है, क्या करते हैं, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जब तुम्हारा रिजल्टेंट वर्टिकल हो, रिजल्टेंट क्या हो, वर्टिकल हो, ध्यान से सुनना, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। अच्छा ये एंगल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो एंगल बनता है टैन अल्फा बनता है। क्यों भाई, रिजल्टेंट टैन अल्फा कितना बना रहा है, ये बना रहा है f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा। और अगर अल्फा कितना है बताओ, यहां पे अल्फा कितना आ रहा है, π/2। ये इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट कब आएगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो, मतलब f1 प्लस f2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक चीज और दे रखी है, क्या डेटा दे रखा है कि ये जो एंगल है वर्टिकल से कितना है 60 है, और ये एंगल कितना होता है 90। क्यों भाई, ये एंगल कितना होता है 90। 90 प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 कॉस 90 प्लस 60 कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये क्वेश्चन यार एक बार फिर से आज ही करने हैं, कल कुछ नहीं होगा। जिसको सेलेक्ट होना है वो सुनेगा बात। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था हमारा। अच्छा रिजल्टेंट का यूनिट दे रखा है पी। क्यों भाई, रिजल्टेंट क्या दे रखा है, पी। स्क्वायरिंग कर दो, पी स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर ट्वाइस f1 f2। थीटा कितना आ रहा है 150, और कॉस 150 निकाल चुके हैं यार हम लोग। कितना निकाला था, माइनस साइन 60 विच इज √3/2। ठीक, f1 ये है, तुम f1 को एलिमिनेट कर सकते हो, f2 को एलिमिनेट कर सकते हो। f1 की जगह f1 स्क्वायर करो 3/4, f2 स्क्वायर, f2 स्क्वायर तो f2 स्क्वायर है ही, f1 की जगह √3/2 और f2 ऑलरेडी है तो f2 स्क्वायर।
जरा देखना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 3/4 प्लस 1 माइनस 3/2 7 1/4। देखो क्या ऐसा आ रहा है, F2 स्क्वायर 4P स्क्वायर आ रहा है। देखो ऑब्वियसली फोर्स पॉजिटिव होगा तो F2 को हम 2P ले लेते हैं। F2 को क्या ले लेते हैं, 2P, और 2P जरा यहां रखो तो मेरे ख्याल से √3P F1 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और एक बार करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो मेन फंडा यहां पे था कि जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब अल्फा 90 है, अल्फा इज 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड P है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P and equal to one of them, the resultant of two forces of magnitude P। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का है कि फोर्सेस का है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, रिजल्टेंट का है मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, एंड इक्वल टू वन ऑफ देम, मतलब ये हुआ, ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। एक फोर्स भी P है एंड रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर टू एंड इक्वल टू वन ऑफ देम एंड परपेंडिकुलर टू इट। मान लेते हैं ये फोर्स P है, यार पढ़ो, 2 बार करना 3 बार करना फाइनल हो जाएगा, और उसका रिजल्टेंट इसके वर्टिकल भी है, दिस इज P। और ऐसा रिजल्टेंट तभी आएगा जब सेकेंड फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा हूं, F मान लेते हैं। रिजल्टेंट भी P है, ठीक है। अच्छा, R स्क्वायर क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट भी P, F1 भी P, F2 को F लिख लो, और अभी देखा था हम लोगों ने रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाए अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स से, तो जरा फिर से फॉर्मूला बताओ, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। और अगर ये 90 होता है तो डिनोमिनेटर 0 कर ले। F1 क्या है, P, F2 क्या है, F। ये मिला और ये मिला, नोट करो इतना। देन द अदर फोर्स, हमें देन द अदर फोर्स मतलब बताना क्या है, हमें F बताना है। तो P को एलिमिनेट कर लेते हैं। P की वैल्यू जरा देखो क्या आ रही है, -F cos थीटा। P की वैल्यू क्या आ रही है, -F cos थीटा। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, क्या कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा, फोर्स तो 0 होगा नहीं, इधर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्यों भाई, फोर्स 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये 0 होगा। ये किसका फॉर्मूला था, क्योंकि इसको 0 ही करना है तुम्हें, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। और बताओ जरा, cos 2 थीटा 0 कब आएगा,
जब, और यार ये गौर से देखो, जो थीटा हमने लिया है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, क्यों भाई 90 से ज़्यादा होना चाहिए। cos 0 कब कब आता है, π/2 पे आता है, 3π/2 पे आता है, क्यों π/2 पे आता है, 3π/2 पे आता है, तो थीटा क्या आ जाएगा, π/4, जो कि हो नहीं सकता, 3π/4। बोलो एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो एंगल क्या हो जाएगा, 3π/4। तो एफ निकालना है तुम्हें, वैसे पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, P cos 3π/4, cos 3π/4 को तुम लिख सकते हो cos π - π/4, बताओ, और cos π - थीटा, बताओ, cos π - थीटा माइनस cos थीटा 1/√2, सो इट इज √2p, इट इज √2p। चेक करो जरा सभी लोग, और दोबारा से करना। 70 में क्या है, ABC आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ए पे। अच्छा, फोर्सेस वगैरह के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, इट मीन्स तुम्हें डायरेक्शन तुम्हें डिसाइड करना होगा। तो ऐसे केस में तुम ओरिजिन पे मान लो ए को ओरिजिन पे मान लो, ए पे राइट एंगल है, अच्छा राइट एंगल आइसोलेस है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ए बी और ए सी ये लेंथ बराबर आएगी, और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो इस पूरे वेक्टर को आई कैप मान लो, इस पूरे वेक्टर को जे कैप मान लो। द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2√2, 5 and 6, एक BC के अलॉन्ग लग रहा है, ये BC के अलॉन्ग लग रहा है, एक लग रहा है CA के अलॉन्ग, CA देख रहे हो ना, डायरेक्शन देखना, CA के अलॉन्ग, और एक लग रहा है AB के अलॉन्ग, AB। मैग्नीट्यूड दे रखे, इट मीन्स हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, हमें BC का यूनिट वेक्टर चाहिए। सोचो और बताओ, BC का यूनिट वेक्टर, क्या आप BC वेक्टर बता सकते हो, सीधे बता सकते हैं, क्या होगा, J - I, क्यों भाई, किस की तरफ है, C की तरफ है, C का पोजीशन वेक्टर क्या है, बोलो यार कुछ तो बोल दो, हाँ नहीं बोलोगे, क्या है, CA वेक्टर क्या होगा, CA वेक्टर, AC वेक्टर J है, तो CA वेक्टर माइनस J क्या, AB वेक्टर क्या होगा, अब देखो पहला फोर्स है F1 मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, 2√2, किसकी तरफ डायरेक्टेड है वो, BC, BC यूनिट वेक्टर क्या है, J कैप माइनस I कैप डिवाइड बाई √2, CA वेक्टर माइनस J कैप F3 6, और AB I कैप, AB का डायरेक्शन मिल गया। इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, तो सिंपली इसको ऐड कर दो, J माइनस 2I कैप माइनस 5J कैप प्लस 6I कैप, 4I कैप माइनस 3J कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, विच इज 5।
चेक कर लो, इट्स मैग्नीट्यूड इज 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड P और Q हैं आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल 60 डिग्री. दो फोर्सेस हैं P और Q जिसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है. इसका रिजल्टेंट √7Q है. हमसे P/Q पूछा गया. ठीक है, तो जितना आता है हम लगाते जाते हैं. क्या हमें पता है R² क्या होता है, F1 क्या है P², F2 क्या है Q², फिर क्या होता है ट्वाइस F1 F2. इनके बीच का एंगल 60 है cos थीटा. R क्या है √7Q, मतलब 7Q² P² प्लस Q² प्लस ट्वाइस PQ. cos 60 क्या हो जाएगा 1/2. ये हो जाएगा 6Q². और ये क्वेश्चन याद करो, हमें P/Q चाहिए तो उसको Q² से डिवाइड कर दो. P/Q को T मान लो. सही कर रहे हैं. अब ये फैक्टराइज किससे हो जाएगा, 3 और 2 से. So P/Q is equal to 2. क्योंकि P/Q फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं तो उनका रेशियो नेगेटिव नहीं आ सकता. क्वेश्चन नंबर 72. 5 गिवन पॉइंट ABCD इन अ प्लेन. अच्छा, हमने बताया था 5 पॉइंट दें तो पेंटागन बनता है, रेगुलर नहीं बनेगा. 1 2 3 4 5. और बेटर ये रहता है इस तरह क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन अगर आए तो क्या कर लो, पोजीशन वेक्टर मान लो और आसान करने के लिए एक को ओरिजिन मान लो और आसान हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, पोजीशन वेक्टर बना सकते हो ना, ए बी, ये बी पोजीशन वेक्टर, ये ई पोजीशन वेक्टर, ये सी पोजीशन वेक्टर, ये डी पोजीशन वेक्टर. ए सी, ए डी, ए ई act at A and 3 forces CB, DB, EB act at B. ठीक है, then their resultant. ठीक है, और आंसर AB, AC, DB, BC सबके टर्म में. ठीक है, फिलहाल अभी जितना हमें आता है हम उतना करते हैं. ए बी वेक्टर क्या है, सबका रिजल्टेंट निकालना है तो सबको ऐड कर देना. जरा बताओ, ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर सी वेक्टर. ए डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर. ए ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर. अब देखो सी बी, सी बी बताओ जरा, सी बी बता दो यार, सी बी बोल दो यार. बी माइनस डी बी
dB, dB, this is dB, and EB B माइनस E, सबको ऐड कर देते हैं, C प्लस D प्लस E B माइनस C B माइनस D, देख रहे हो यार, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा आंसर आ गया, B माइनस E क्या आ रहा है 3B, और B है क्या, जरा देखो B इज AB वेक्टर, 3AB वेक्टर, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये रेगुलर ज्योमेट्री हो गई, रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, फिर हमें प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ती है, ज्योमेट्री भी लगानी पड़ती है, तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। ये काम क्लियरली ज़्यादा कब बनेगा, जब इरेगुलर होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 84, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस तरह क्वेश्चन यार काफी बार आ चुके हैं। 3 consecutive vertices of a parallelogram are I plus J plus K, 2I minus J plus K, K कैप, और D का मान लेते हैं D, ये पोजीशन वेक्टर है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ D बताना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट होता है। और बाइसेक्ट करते हैं मतलब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2। तुम जरा m का पोजीशन वेक्टर a और c के हेल्प से निकालो, i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई 2, और b और d के हेल्प से निकालो, d निकाल डालो यहां से, d आएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, 2k और एक k घटेगा, क्या d ऐसा आ रहा है। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ सही है, डी ए आर है ना, आ रहा है कि नहीं। अब ये 87 थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, जबरदस्ती सॉल्व करने वाला है, मतलब कॉमन सेंस लगाना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पीवी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सोचो। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन अगर बोला गया है सी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सी माइनस बी कर लो, क्या कर लो, बी के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाया जाएगा तो हमें करना पड़ेगा, जो कि i प्लस जे दे रखा है, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, b का a के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, i माइनस जे। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो, दिख भी रहा है, ऐड करेंगे तो c माइनस ए आएगा, बोलो, जो कि क्या हो जाएगा, और ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन वेक्टर ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a, c माइनस a विच इज ट्वाइस i, क्या हो जाएगा, ट्वाइस i, मतलब a इज द राइट आंसर। अब समझ में आ रही बात, इतना क्लियर है सबको।